दूसरी चीज ये कि जब लास्ट हमारी बात हो रही थी तो आपने बात बोली थी कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा साइड वेज में चले जाना चाहिए, बेहतर होगा, थोड़ी सी करेक्शन लेकर साइड वेज में चली जाए, एक बैंड के अंदर ट्रेड करती रहे तो बेहतर रहेगा। अटक रिफाइनरी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर। मैं अटक रिफाइनरी पे ही जाऊंगा, चाहे वो 1000 रुपये का हो जाए। सही है। सही है। मैं माड़ी पे ही जाऊंगा, चाहे वो 10,000 रुपये का हो जाए। तो मैं हर वो कंपनी जो अपने सेक्टर में सबसे टॉप पे होती है ना, टॉप नॉच कंपनी, उसी की फेल्स बनाऊंगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा और हर रोज लूंगा। अच्छा सोचा, 1,17,000 पे मार्केट अपना हाई टच किया था, इंडेक्स ने बेसिकली अपना हाई टच किया था, क्या ये हाई आपको वापस नजर आता हुआ दिख रहा है एनी टाइम सून? मीजान बैंक हो गया, बैंकों में सबसे तगड़ी, पावर सेक्टर में हब पावर हो, अभी कुछ भी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो हब पावर लेंगे। अब आप मार्केट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी देखते हैं, कितना नया पैसा आता हुआ देखते हैं? अगर आज ही आप देख लें तो सिर्फ 2 दिन के अंदर एग्रो फर्टिलाइजर 40 करोड़ बढ़ गया, और इतनी सेफ एंड साउंड स्टॉक। तो अब आप ऑटो को किस तरह देखते हैं, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेक्स्ट आविष्कार कौन सी कंपनी बन सकती है इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में सेफ एंड साउंड सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। अगर इसी से कनेक्टेड सवाल है मेरा, जो आईटी सेक्टर के हवाले से, कि आईटी सेक्टर की आप ग्रोथ किस तरह देखते हैं इस साल? 2.2 मिलियन डॉलर्स का पर आवर वो लॉस करते हैं इंटरनेट डिसरप्शंस की वजह से, और ये भी हमारे मुल्क में एक हकीकत है कि फ्रीलांसर्स अपना पैसा एक तो पाकिस्तान के इंटरनेट की वजह से पर घंटे इतना लूज कर रहे हैं, और या तो वो अपने डॉलर्स बाहर प्रिजर्व कर रहे हैं। तो किस तरह आप देखते हैं कि वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा इसी से? इमेज का ये चार्ट जो है आपके सामने, ये जो इमेज है, इसने यहाँ पर पहला तो इसने सफर 17 रुपए के बाद ब्रेकआउट देके एक यहाँ तक का सफर किया इसने 2250 का। अस्सलाम वालेकुम, तेजी मंदी शो के साथ नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आपका होस्ट मुफीज अजीज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सोहेल फारूक साहब। और लास्ट जब हमारा एपिसोड था तो काफ़ी सारी कंपनी सोहेल साहब ने बताई थी, और मार्केट करेक्शन में मार्केट सोहेल साहब से पूछा था कि मार्केट करेक्शन ले रही है तो क्या यहाँ से नीचे गिर सकती है, ऊपर आ सकती है? तो उस सफ़र को भी समझेंगे, और जो नया साल का स्टार्ट है इसमें भी आगे क्या ट्रैजेक्टरीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, बहुत जबरदस्त, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक ठाक। तो जब सबसे पहले मैं एग्जैक्टली कंपनीज के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 2025 है, और आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी आपको। मैं व्यूअर्स को भी बताया चलूं, आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, लिंक भी नजर आ जाएगा आपको। आपने इंडेक्स का टारगेट एक दिया है बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025, 1 लाख, मतलब 181,000। क्या रीजंस की वजह, ऑल्दो उस वीडियो में डिस्कस किया गया है, लेकिन जो मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं उसमें जो रिसर्च हाउसेस अपने टारगेट दे रहे थे इंडेक्स के, वो 137, 127, 130 इस तरह दे रहे थे। आपका जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा ज्यादा नजर आता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो कंसर्न्स आपने एड्रेस किए अपनी वीडियो में भी, आई थिंक वो बड़े जेनेरिक हैं, और वो रिसर्च हाउसेस ने भी लिखे हैं। तो आपको सिर्फ एक रीजन के डिविडेंड जो हमारा इंडेक्स है वो एक्स नहीं होता, और बाकी मल्टीपल चीजों की वजह से आपको लगता है हमारी इंडेक्स जो है 181 तक टच करेगा? पिछले साल भी जो जिन हाउसेस की आप बात कर रहे हैं उन्होंने टारगेट दिए थे 78 और 85। मार्केट ने क्लोजिंग तो 1,15,000 दी है। रिसर्च हाउसेस ने कहा कि माड़ी जो है वो 450 हो जाएगा। और फिर बाद में माड़ी 900 हो गया, तब भी उन्होंने यही रिपोर्ट निकाली 450 हो जाएगा। तो वो तो 700 पे खड़ा हुआ है 900 के बाद भी। और जब मार्केट माड़ी ने जो एक ब्रेकआउट दिया था 489 का गालिबन, जो जब एक्स होने के बाद आया था, उसके बाद हम तो बाइंग सेलिंग करा रहे हैं उसके अंदर। तो हमने तो अचीव किया, हाँ लास्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ। वहां से फिर वो 900 के बाद वो नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन फिर वो वापस बाइंग कराई हमने तो। 6 आप भी साथ इस्लामाबाद बैठे हुए थे लाहौर में। और सवा सवा 600 650 की बाइंग की, फिर टारगेट अचीव हुआ 700 750 का। रिसर्च हाउसेस आई थिंक के आ, मुझे मैं जहां तक समझता हूँ कि सेंटिमेंट वैल्यू जो है ना उसको ऐड नहीं कर पाते शायद। मतलब अगर मार्केट गिरेगी, अगर कोई कहेगा ना मार्केट गिर के जो है वो 94,000 या 80,000 हो सकती है, तो मैं समझता हूँ मार्केट में इतनी क्षमता है कि गिर के जो है ना 70,000 और 50,000 भी हो सकती है। अगर अगर उसमें बहुत बड़ा अगर ये है कि कोई भी अगर क्राइसिस लाइक सिचुएशन आती है जो अनएक्सपेक्टेड किस्म की, और उसके अंदर जब सेंटिमेंट खराब होना शुरू हुए हैं तो सेलिंग कंटिन्यूसली आती रहती है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ 100 रुपए की है और हम उसका तयन कर रहे हैं कि 150 हो जाएगी, उसके अंदर सेंटिमेंटल वैल्यू इतनी जुड़ जाती है तो वो 200 हो जाती है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपए से गिरेगी तो 75 हो जाएगी, लेकिन उसमें अंदर सेंटिमेंट्स की वैल्यू इतनी जुड़ जाती है कि वो 50 रुपए हो जाती है। जो जो बाइंग और सेलिंग का जो प्रेशर है ना, उसको कैलकुलेट करना एग्जैक्टली कि कहाँ रुकेगी, कहाँ तक ऊपर रुकेगी और कहाँ तक नीचे रुकेगी, ये एग्जैक्ट कोई नहीं पकड़ सकता, और आज तक कोई नहीं पकड़ सका। इसीलिए जो आप हाई देख रहे हैं ना, किसी भी स्टॉक का हाई देख रहे हैं, जैसे चिराट सीमेंट की बात है, चिराट सीमेंट ने एक हाई लगाया, आई थिंक गालिबन 270 280, वहां पर हमने एग्जिट कराया था।
सीमेंट की कॉल दे के कि यार अब आप यहाँ से एग्जिट करें, वो पता नहीं 350 हो गया। सेम गोज विद माड़ी पेट्रोलियम, सेम गोज विद बहुत बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो चलती रहती हैं तो रुकती ही नहीं है, और जब गिरती हैं तो वो गिरती रहती हैं। तो जो मुझे लगा कि यार मैं जिस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ, और उसके अंदर जितना अभी लिक्विडिटी आ रही है इस वक्त, जो पैसा आ रहा है, होता क्या है कि करेक्शन होती है, मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ नहीं रही अपना पुराना, ना डेली का ना 15 मिनट का, बॉटम आउट जरूर कर रही है। आज फिर उसने बॉटम लगाया है एक, जो अभी रीसेट 1,05,000 से जब आया है स्ट्रक्चर, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वहां का फिर बॉटम मारा है उसने, और फिर ऊपर चल की तरह, और वापस ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिए मंडे ट्यूसडे को, तो सफर जो है शायद 1,20,000 22 तक चला जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे एंगल देखे हैं, लिक्विडिटी देखी है, जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वो देखी है, जो हैवी वेट्स हैं उनको देखा है, जो शरिया कंप्लाइंट में स्टॉक्स आए हैं, जो केसी 100 में आए हैं रिकम्पोजिशन के बाद, और जो उनके हाइज नजर आ रहे हैं या अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, मुझे लगता है कि शायद मैंने 1,81,000 भी बहुत कम दिए हैं। हो सकता है कि अच्छा। इतनी एग्रेशन आ जाए कि वो 2.25 लाख चली जाए, क्योंकि पहला लाख हमेशा मुश्किल होता है। हम्म, आप देखें ना, लाख का सफर तय करते 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 इस मार्केट ने कोई 25-26 साल लगा दिए शायद, आई गेस, हम्म, 98 से लेकर अभी तक। क्यों 98 में लो लगाया था 760 का गालिबन, चागी चागी धमाकों के बाद। और उसके बाद जो सफर शुरू हुआ है, 16,000 गया, फिर 4,000 गया, फिर 4,000 से फिर जो है वो 20,000 गया, फिर 18,000 गया, फिर 55,000 गया, फिर 27,000 गया, 27,000। 27 से फिर 50 गया, फिर 38 गया, 38 से फिर 67 गया, 59 गया, 59 से फिर 80 गया, 72 गया, 72 से फिर एक 15 गया, एक 5 गया। यू नेवर नो कि ये शायद 2 लाख 3 लाख चले जाए। लेकिन सारी तमाम कैलकुलेशन के हिसाब से, एक्स डिविडेंड, जो टॉप पिक्स हैं उनके हाई रेस अगर हाई टच होते हैं, और मार्केट में जिस तरह रुझान चल रहा है, मोमेंटम जिस तरह बरकरार है, तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। अच्छा सोहेल साहब, आपसे जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है या हमारे जितने भी मैक्रोज हैं अगर वो स्टेबल रहे तो मार्केट सस्टेन कर जाएगी। और आपने कहा था अगर अभी क्योंकि पॉजिटिव नहीं, हमारी एक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल होता है, अगर हम सस्टेनेबिलिटी के अंदर हैं तो हम लोग बेहतरी की तरफ हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट आई है वो तो हमारी नेगेटिव आई है। तो ये अच्छी इंडिकेशन तो नहीं है। अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ स्लो है तो, और वो भी फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट हुई है, तो हाउ डू यू थिंक ये सस्टेनेबल रहेगा? 0.9 आई है ना, 0.9। 0.9 आई है ना, पॉजिटिव ही आई है ना लेकिन फर्स्ट क्वार्टर। कंपैरेटिवली तो। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में अगर आप हम्म, कंपेयर करेंगे और आज उस ग्रोथ को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3.6 बन रही है, ठीक है, जो 3.5 प्रोजेक्शंस बन। भी आ रही। हाँ, 3.5 तो बिल्कुल। सही जा रहे हैं ना, जिस तरह के रिसेशन है पूरी ठीक है। दुनिया के अंदर, स्लो रिसेशन तो नहीं कहेंगे, स्लो डाउन है, और उसमें अभी हम स्लो डाउन से निकले हैं। और दुनिया भर में ये माना जाता है कि जब स्लो डाउन में जितने भी एनालिस्ट होते हैं या तमाम इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो मोहतात रवैया, मोहतात फिगर्स देते इसलिए हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे ना चला जाए मामला। वो पता चला इंटरेस्ट रेट कम हुए, या इंटरेस्ट रेट बहुत स्पीड से गिरा भी नहीं रहे ना, ना स्टेट में ना पूरी बिल्कुल। दुनिया से। पता चला जैसे ही गिरे तो इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, लोग खर्चा करना शुरू कर दें। तो उस पिछले पिछले सारा जो जो हिस्टोरिकल चीजें हुई होती हैं, जो पहले आपने खतरे देखे होते हैं, या जो दिवालिये हुए होते हैं देखा होता है, उसको देख के अब फिर आप मोहतात रवैयों से, मोहतात तरीकों से फिगर्स देना शुरू करते हैं। उस हिसाब से तो चीजें सही जा रही हैं, मतलब आई थिंक के मामला बेहतर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि जो भी इकोनॉमी को चलाते हैं, या जो जो भी आप समझ लें कि जितने लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं सब, उनको सबको पता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर स्पीड से चीजें खोलना शुरू कर दी, तो शायद मामला वापस नेगेटिव की तरफ चला जाए। नहीं। अच्छा सोचो, आपने लिक्विडिटी की भी बात की और आपने इंटरेस्ट रेट की भी बात की। सर्वे में एक देख रहा था तो उसमें आया था कि हमारे 12 से 10% तक, मतलब अगर डिक्लाइन करते हैं इंटरेस्ट रेट तो मैक्स मैंने मतलब अगर हम मैक्सिमम नीचे की साइड पे देखें तो 10% तक हमारे इंटरेस्ट रेट बाय द एंड ऑफ दिसंबर स्टैंड करेंगे। तो मतलब 2-3% नीचे होने की गुंजाइश है। और आपने लिक्विडिटी की भी बात की। अब मैं इस चीज को अगर कंसिडर करता हूँ, मैं एक सबसे बड़ा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। अगर वो पैसा अपना, क्योंकि अब जो हमारे सामने बैंक्स हैं और इंटरेस्ट रेट है उसके सामने वो इतना अट्रैक्टिव वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पैसा इक्विटी मार्केट में शिफ्ट होगा। अब आप मार्केट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी देखते हैं, कितना नया पैसा आता हुआ देखते हैं। और अगर आपने एक चीज कॉन्फिडेंस की भी बात की, अगर आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, यानी नया इन्वेस्टर भी आ रहा है, एफडीआईज भी आ रही है, एफडीआईज की जो प्रोजेक्शन आ रही है, सर्वेज आ रही है, वो बेहतरी की आ रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर इतना ज्यादा पैसा क्यों नहीं डाल रहा? नहीं डालेगा, क्योंकि आपकी जो फुटसी ने डाउनग्रेड किया आपको, उसके अंदर थोड़ा पैसा एज इंस्टीट्यूशन निकल गया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स में निकल गया ना, तो लेकिन फॉरेन इंडिविजुअल्स तो अभी आए ही कहाँ हैं।
देखो ना, जब कोई किसी को पैसा लगाना होता है तो आज भी पूरी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद हैं। जैसे कि फर्ज करो, हम्म। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें ना, तो इंटरेस्ट रेट ऐसी चीज है जिसके अंदर भी प्रोजेक्शन जो की गई थी उससे ज्यादा गिर गया। हम्म। आपको पता है ना, हम्म। 15 और 16 की बात की गई बिल्कुल। थी, वो बिल्कुल। 13 पहुंच गया। यही है ना, 13 14 पहुंच गया ना मेरे ख्याल बिल्कुल से। 13, बिल्कुल 13। और जो कहा गया था, बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे थे कि भाई 15 16 से नीचे नहीं जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में हम जाके कहीं जून के बाद जो है 12 जाएंगे, और फिर 2026 में सिंगल डिजिट जाएंगे। तो इन्फ्लेशन इतनी गिर गई कि तकरीबन मेरे ख्याल से वो 7 साल 5 साल के नीचे आ गई है। गालिबन दिसंबर का जो एवरेज डेटा आया है 6 महीने का, वो तकरीबन ठीक ठाक 4 साल का लो आया है। यस। और अब जो अगर स्टेबल रहता है ये डेटा, जाहिर बात है इतना ज्यादा गिर गया है तो थोड़ा सा जंप भी ले सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर स्टेबल हो जाता है कहीं जाके, फिर भी क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट में और इन्फ्लेशन में के अंदर गैप है, जो बड़ा गैप बिल्कुल है। मौजूद है ना, इंटरेस्ट काफी रेट गैप का गैप है। गैप है, तो इसलिए उस गैप को भी फिल नहीं किया गया। इसलिए एक स्पेस छोड़ा गया है कि अगर वापस इन्फ्लेशन कवर होता है तो इंटरेस्ट रेट और ना भी गिरें और यहाँ पर ऐसे रह जाएं, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आधा तकरीबन बर्डन खत्म हो गया है। जो हाईएस्ट पीक रेट थे बिल्कुल। 2300 बेसिस पॉइंट, वहां वो से अब प्रेशर तेरह टूट सौ गया। बेस हाँ जी। और इसके बाद अगर हम और अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई पूरे साल के अंदर सिंगल डिजिट में भी अगर हम आ जाएं दिसंबर तक भी, तो भी एक बहुत बेनिफिशियरी होगा मार्केट के लिए, खास तौर पे कंपनीज के लिए। और कंपनीज को इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव तो मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा, इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, नए आईपीओज आएंगे, तो पैसा तो लगेगा। क्योंकि देखो इक्विटी फंड्स में पैसा लगना है अभी भी। इक्विटी के अलावा कोई और जगह है नहीं, क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा रखाते हैं उन्हें भी ये एहसास हो रहा है कि हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, 10 12% से हम्म। कुछ नहीं होना। या हम्म। तो वो इक्विटी फंड में जाएंगे, जो म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड वाले हैं, या फिर वो डायरेक्ट पैसा लगाएंगे, या तो इवन डायरेक्ट पैसा ईटीएफ्स में भी लगा सकते हैं हम्म। जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट हो रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आज ही आप देख लें तो सिर्फ 2 दिन के अंदर एग्रो फर्टिलाइजर 40 रुपये बढ़ गया। हम्म। तो 2 दिन के अंदर जो कोई चीज 40 रुपये बढ़ गई और इतनी सेफ एंड साउंड स्टॉक, और 200 रुपये खड़ा हुआ था पिछले कोई 1.5 महीने से, तो एग्रो फर्टिलाइजर अगर इतना सेफ एंड साउंड स्टॉक है, एफएफसी इतना बढ़ा हुआ था, और आज आपका स्टॉक जो है वो 2 दिन के अंदर, फर्क करें 1 महीना पहले भी किसी ने लिया होता, और आज 240, आज 240 पे तकरीबन कैप हुआ है शायद वो, तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ? 20% रिटर्न हो गया 1 महीने के अंदर। एक महीने में। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये तो डबल हो गया पैसा आपका। तो लोगों को पता चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो लोग रिस्क ले रहे हैं। जब तक मोमेंटम कंटिन्यू है, म्यूचुअल फंड भी पैसा लगाएंगे और आम पब्लिक भी पैसा लगाएगी। फिर साहब आपने नए आईपीओस की बात की, अगेन मैं वो एक रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, सर्वे भी पढ़ रहा था, तो प्रोजेक्टेड है कि 8 से 10 नई लिस्टिंग्स आ सकती हैं इस साल स्टॉक मार्केट में। लेकिन मैं जरा पुरानी लिस्टिंग्स के ऊपर आता हूँ, उसके अंदर जो नए डेवलपमेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ऑटो सेक्टर सेक्टर से शुरू करते हैं। ऑटो की खबर देखा था, गंधारा ऑटोमोबाइल्स अपना कुछ टीएजी करके आई थिंक कुछ गाड़ी लेकर आ रहा है। फिर दीवान फारूक जो है वो हमारी लोकल इलेक्ट्रिक ट्रक्स लेकर आ रहा है पाकिस्तान में। तो अब इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, तो ऑटो फाइनेंसिंग भी हमारे बढ़ती हुई नजर आएगी, सेल्स भी नजर आएंगी। तो अब आप ऑटो को किस तरह देखते हैं? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेक्स्ट साजगार कौन सी कंपनी बन सकती है, क्या साजगार इटसेल्फ सस्टेन करेगा, 1000 1200 2000 3000 का होगा, या ऐसी कंपनी जो साजगार जितना रिटर्न दे सकती है, वो नेक्स्ट चिप कौन सी होगी? देखो, इस वक्त ऑटो सेक्टर में जो साजगार है उसके अंदर जगह तो मौजूद है, पोटेंशियल तो है। और जो मिलर ट्रैक्टर के हमारे अलगाजी ट्रैक्टर के तो हमारे 1 साल बाद के आज रिटर्न, मतलब जो टारगेट था वो आ गया। आज सुफियान ने लगाया भी है उसको आप चैनल पे, कि वो लिखा था मैंने 1 साल पहले पूरा, और रमजान से पहले इतनी आ गया है, 8 महीने में डबल हो गया वो। 370 था गालिबन। मिलर ट्रैक्टर अभी हमने कल ही दोबारा पिछले हफ्ते में भी दिलाना शुरू किया है, 650 650 से, और फिर आज कल दोबारा दिलवाया है। और मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त जो, क्योंकि गंधारा का क्या हो गया कि पार्ट वेज हो गया उनका, शायद चेरी से। चेरी पाकिस्तान में है लेकिन कोई और पार्टनर ढूंढ रही है, तो इसलिए ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आया। दो स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है मुझे, जीएचएनआई, गंधारा निशान इंडस्ट्रीज, और एच कार। मैं ठीक समझता है। हूँ कि एच कार जो है वो शायद बहुत ही पीछे रह गया है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जून जुलाई के अंदर ही जो रेट आए थे उसके बाद से वो रेट आए ही नहीं है, थ्री तीन सौ एच का चालीस सिर्फ इसलिए कि पीछे रह गए तो बढ़ेगा? मतलब नहीं आपको नहीं क्या लगता है, नहीं क्या उस नहीं वो ऐसी कोई नई चीज तो लेकर नहीं आ रहा मार्केट में कुछ सिवाय एक
मतलब आपको क्या लगता है, कोई कोई आएगा ऐसी नई आएगा प्रोडक्ट? आएगा आएगा ऑब्वियसली लेकर आएगा, क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री में अभी तो वैसे भी इनका मर्जर का चल रहा है ना। हाँ, निशान निशान से मर्जर हो रहा है, दो तीन कंपनी आपस में मर्जर कर रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट लोकली भी आएगा हमारा। और जो सबसे बड़ी कमी है होंडा के पास, वो अभी उनकी जो सिडान है उसके अलावा कोई एसयूवी में उन्होंने कोई खातिर का ना पेट्रोल में ना ना हाइब्रिड में ना ही हाइब्रिड में, इलेक्ट्रिक में कोई इलेक्ट्रिक काम में। किया नहीं है। तो बिल्कुल। आई होप आई बिलीव के, होप नहीं, मैं बिलीव के, मुझे पता है कि कंपनीज इस तरह की जो होती हैं ये कुछ ना कुछ करती जरूर है पीछे, बैक ऑफ द चल रहा होता है, और जरूर लॉन्च होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन में रहने के लिए देखो ना, अभी आपने देखा तमाम ही कंपनीज जितनी हैं, इवन जो नॉन लिस्टेड है, शंगान, वो दीपाल लेकर आ गई है, हम्म। और आपको दीपाल मुबारक। और जो साजियो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इनोवेट कर रही है, फेस लिफ्ट आ गया उसका, जोलियन का। इसी तरह आप देखें कि सेंटा फे और उस तरफ चल रही है, तो हर तरफ आपको एसयूवी एसयूवी नजर आ रही है। और एसयूवी में भले प्लेजर उस तरह सेडान का ना हो, लेकिन एक अच्छा फील आपको नजर आता है, एक लुक नजर आता है, फैमिली कार नजर आती है, कॉम्पैक्ट होती हैं, अच्छी होती हैं। उसमें होंडा कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। तो होंडा जो पीछे रह गया है उसका रिफ्लेक्शन आपको मार्केट में भी नजर आ रहा है, कि मार्केट में भी वो पीछे रह गया है। हालांकि वो बहुत साउंड कंपनी है, और उसके रेट तकरीबन गंधारा ऑटोमोबाइल जितना है। हम्म। गंधारा ऑटोमोबाइल के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए कंपेयर मुझे टू एच कार। कंपेयर टू, और एक ही छोटा सा प्राइस में भी आपको नजर आएगा। ये जो इस वक्त जो रेट चल रहे हैं, ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, एक दफा 350 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो फिर आपको ये उसी तरह जंप करती हुई नजर आएगी जिस तरह दूसरे स्टॉक्स हैं। तो मुझे लगता है जीएचएनआई और एच कार, क्योंकि जीएचएनआई तो अभी ब्रेकआउट पे चल ही रहा है, 630 तो हो गया तकरीबन, 650 630, तो उसके अंदर भी जगह मौजूद है, और एच कार के अंदर जगह मौजूद है। विद इन एन ईयर आप क्या टारगेट देखते हैं इन तीनों कंपनी का, सासगार की, एच कार की और जी चेन्नई का? देखो 7,000 तो अपने 1600 1700 को टच करेगा, क्योंकि वो कैश रिच हो गया एक तो, उसकी सेल्स कंटिन्यूसली हैं, हमने लाहौर में भी ऑब्जर्व किया कि अब सबसे ज्यादा जो है हेवल भाई नहीं, सेल्स और बहुत है। दूसरा था हमें जो नजर आया कि ओशान नजर आई हमें। तो होशान तो लिस्टेड नहीं है, इसलिए बाकी कंपनीज तो कोई नजर आया नहीं, बल्कि जो नॉर्मल नजर आई हमें, टोयोटा क्रॉस नजर आई है। तो वो तो बिल्कुल अलग अलग ही एक चैप्टर है टोयोटा का, तो उसकी तो जो क्लाइंटियल है, क्लाइंट है, वो तो बिल्कुल तगड़ा है, वो तो मैं तो टोयोटा ही लेसा है ना, ऐसे ही चक्कर है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि जो अ, जो टारगेट प्रॉबली हो सकते हैं 550 600 के हमने निकाले हैं होंडा कार के, सही। दिसंबर दिसंबर 2025 तक के लिए, और 850 से 900 को निकाले मैंने जीचेनाई के। लेकिन वो सेफ इन्वेस्टमेंट पे मैंने जी एच कार रिकमेंड किया है, जीचेनाई अभी रिकमेंड नहीं किया लोगों को ठीक। साल के लिए। ठीक है, सुहेल साहब, ऑटो की बात हुई तो आगे चलते हैं, जरा सिमेंट की बात करते हैं, लार्ज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी स्ट्रगल कर रही है काफी टाइम से हमारे हमारे मुल्क में। किस तरह हम्म। देखते हैं इस ईयर में, क्या प्रोडक्टिविटी नजर आती है सीमेंट सेक्टर को, किस तरह देखते हैं? और सीमेंट सेक्टर ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, बड़े जबरदस्त रिटर्न दिए। आपको लगता है ये कंटिन्यू करेगा 2025 में, या यहाँ पे, क्योंकि अगेन रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें ये था कि रियल स्टेट जो है उसके कंपैरेटिवली रिटर्न्स भी कम है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्योंकि हमेशा इस चीज को, सिमेंट को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जोड़ा जाता है, तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन होगी, तो आपको लगता है सिमेंट उतना सस्टेन कर सकेगा, उतनी सेल्स मेंटेन कर सकेगा, उतनी शेयर प्राइस में प्रोजेक्शन दिखा सकेगा या नहीं? हमने देखें जो एक्टिविटीज है ना सीमेंट्स की, तो सेल्स को थोड़ा सा लोकल डिस्पैच में तो फर्क पड़ता है, जैसे समर सॉरी विंटर होता है, तो विंटर के अंदर तो हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी थम सी जाती हैं। और दुनिया हम्म। भर में भी जो एक्सपोर्ट डेटा है, अभी तो आ रहा है कि पिछला जो डेटा आ रहा है ना, अभी तो फिर वो दुनिया भर में भी यही होगा। लेकिन क्योंकि बहुत एडवांस जहाँ मुल्क होते हैं वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आता, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में थोड़ी सी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। फिर आगे आपका रमज़ान आएगा, और फिर हम्म। दोबारा जो समर है, तो हो सकता है कि एक करेक्शन फेज में सीमेंट सेक्टर जाए। बाकी रही बात इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आया है वो थोड़ा सा माइनस में आया है। अब वो जाहिर बात है, अब जो अगला क्वार्टर आएगा तो वो उसके अंदर पॉजिटिविटी नजर आएगी, इसीलिए ही उसके जो कह सकते हैं ना एंटिसिपेशन जो होता है, उसी पे आपका जो इंजीनियरिंग सेक्टर है वो चलना शुरू हो गया है थोड़ा सा। तो ये तो चलता रहेगा। देखें मार्केट्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर तमाम चीजें उस तरह से नहीं चलती जिस तरह हम प्रोजेक्ट करते हैं, किसी में अप्स किसी में डाउन्स, ये तो पार्ट ऑफ
साइकिल है ना एक तरह से। इस हम्म, वक्त अगर आप कहेंगे ऑटो की कार फाइनेंसिंग होगी तो ही नहीं, कार फाइनेंसिंग के अलावा भी ऑटोज बिकेंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा इकोनॉमी में, लोग पैसा हम्म, बनाएंगे तो गाड़ियां भी खरीदेंगे, बोनस भी मिलेंगे लोगों को, हायरिंग भी होगी, सैलरीज भी मिलेंगी, तो सब कुछ होता है इकोनॉमी खुलने पे। आपका इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाए तो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही थोड़ी बढ़ जाती है। तो कंपनीज जो है वो ग्रो करती हैं। और इसके अलावा जो सेक्टर में जो जो प्राइवेट सेक्टर है जो लिस्टेड नहीं है, वो भी ग्रो करता है। तो 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इतनी ज्यादा चीजें अभी होनी बाकी हैं पाकिस्तान के अंदर। अंडर डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर नाम का तो है ही नहीं। अभी भी सड़कें बनना और डैम बनना शुरू हो जाए, और कोई एक खबर आ जाए कि भाई ये हम्म। हो रहा है, या वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए फला डैम के लिए, या जो सैलाब फंड था उसके लिए प्रोजेक्शन, वो जो प्रोजेक्ट के वर्ल्ड बैंक ने दिए भी हैं पैसे, बिल्कुल, हाँ, सैलाब और वगैरह के लिए। सैलाब के प्रोजेक्ट के लिए जो मिलना शुरू हो जाए तो आपकी तो वापस निकल पड़े। और देख लेना जो परफॉर्मेंस है सीमेंट सेक्टर की, ऑलरेडी अपने हाई और पीक तो मार चुकी हैं, और इतना बड़ा कैपिटल गेन दिया है। तो अगर अब थोड़ा वक्ती तौर पे करेक्शन और साइडवेज में जाते भी हैं, तो एक नई रैली के लिए तैयारी पकड़ेंगे, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा सर, साहब आपने बात की, मैं सेक्टर पे आगे मूव करने से पहले इस पे बात करता हूँ, जो आपने बात की कि सैलरीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और पैसा बेसिकली इकोनॉमी में मूव होगा, तो हम सेल्स भी देखेंगे। लेकिन हमने ये कभी देखा नहीं है, मतलब हम लोग अगर नॉर्मल जिंदगी में रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, वो सैलरीज बढ़ाता है ना। आम बंदा उस तरह इन्फ्लेशन को कम्पीट कर सकता है। तो आपको लगता है कि जिस रिटेलर की आप बात कर रहे हैं, वो इतना अर्न करता नहीं है कि वो एक आज के दौर में वो एक गाड़ी खरीद सके? क्योंकि आपकी एक एवरेज गाड़ी भी 6 मिलियन के अंदर तो आती है, 5 to 6 मिलियन, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ। तो उसकी वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि सेल्स जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी? नहीं नहीं, इकोनॉमी में ये सब चीजें होती हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, नए कारोबार होते हैं जब आपकी इकोनॉमी खुलती है, अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव जो चीज है ना हमारे मुल्क की, वो है यूथ, यंग तबका है। अब हर रोज कुछ ना कोई फ्रीलांसर बन रहा है, कोई यूट्यूब चैनल से कमाई कर रहा है, कोई जो है ना वो दुकान खोल रहा है, कोई फैक्ट्रीज खोल रहा है छोटे अपने। डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई तो आ रही है, एक पूरा नहीं करेगा तो दूसरे पूरे पूरा करेगा। अगर जॉब पर्सन होगा, उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो वो शायद कहीं और मूव करेगा, या जबरदस्ती बैठा रहेगा। लेकिन जो गुड टू ग्रेट कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो तो आपके सामने फ्लरिश कर ही रही है ना। देखो ना, अभी अगर आपके सामने आपने साजियो की बात की, या फिर आपने ठट्टा सीमेंट के देख लें आप, या जो मार्केट के अंदर ही सिर्फ परफॉर्म कर रही हैं, उनको आप देख लें, तो आपको लगेगा यार अगर ये कंपनियां चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि देर इज कंपटीशन, देर इज ग्रोथ। और वहां पर अगर ग्रोथ हो रही है तो बाकी दूसरी कंपनीज भी पीछे थोड़ी रह सकती हैं। एक अगर कोई कंपनी बहुत आगे जा रही हो, और बाकी 5-7 कंपनीज बोले नहीं नहीं, हमने तो आगे नहीं नहीं जाना, हमें तो एक्सपेंशन भी नहीं करनी, हमें तो सैलरीज भी नहीं देनी, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। सोसाइटी के अंदर जैसे कि लोग एक दूसरे को देखते हैं ना, कि यार किसी ने घर बनाया है तो मैं भी बनाऊं, किसी ने जो ना वो अच्छे कपड़े पहने तो मैं भी पहनूं। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव चीजें जो देखते हैं एक दूसरे की, ये नहीं देखा देखी पता चला वो बड़ा बैल लाया तो मैं भी बड़ा बैल ले आऊं, हम्म। वो वाली नहीं। जो कंस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं एक दूसरे को देख के जो सीखते हैं लोग, अच्छी चीजें, उसी तरह कंपनीज में भी होता है। ये कंपटीशन प्रोफेशनल जेलेसी के तौर पर रहता ही रहता है। और असल में प्रॉब्लम भी ये है ना कि 3 4 5 साल से, या 2016 से 2024 हो गया, पिछले 8 सालों में हम इतने मंदियों में रहे हैं, इतने प्रेशर में रहे हैं, सियासी प्रेशर, डॉलर का प्रेशर, स्टेबिलिटी। अब जाके आपने देखी है पिछले 1.5 साल के अंदर, 2016 के बाद, तो 8 साल से अब इतने अनसर्टन, कोविड आया, कमोडिटी क्राइसिस बढ़ी, मिडल ईस्ट की वॉर, यूक्रेन रशिया की वॉर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इमरान खान के फड्डे, फौज के फड्डे, मतलब आप इतना अनसर्टन रहे हो पूरी जिंदगी, पूरे 8 साल के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने स्टेबल, क्योंकि हम इतने डरे हुए हैं कहीं ना कहीं से, या इतने मारे खाए हुए हैं सब के सब, पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं। तो अब जाके स्टेबिलिटी हुई, तो पहले स्टेबिलिटी को जरा एंजॉय करते हैं, फिर और रैपिड ग्रोथ है या रोबस्ट ग्रोथ है तो वो भी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन पहले ये जो 1-1.5 साल से अभी कंटिन्यूएशन चल रही है ना, ये भी बहुत है, ये भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। जैसे सोहेल साहब, आपने काफी सारी चीजें की, तो मेरे जहन में काफी सारे सवाल रेज हो गए। एक सवाल आपने फ्रीलांसर्स का डिस्कशन किया, और फ्रीलांसर्स मोस्टली जो हमारे हैं वो आईटी सेक्टर की तरफ है। आपने कहा फ्रीलांसर्स इकोनॉमी को संभाल लेंगे, लेकिन फ्रीलांसर्स तो हम पर आवर इकोनॉमी को टू नहीं संभालेंगे, लेकिन पैसा तो पैसा बना रहे हैं इनपुट, ना। पैसा पैसा बना रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, पैसा नहीं बना रहे। $2.2 मिलियन का पर आवर वो लॉस करते हैं इंटरनेट डिसरप्शंस की वजह से। और ये भी हमारे मुल्क में एक हकीकत है कि फ्रीलांसर्स अपना पैसा एक तो पाकिस्तान के इंटरनेट की वजह से पर घंटे इतना लूज कर रहे हैं, और या तो वो अपने डॉलर्स बाहर प्रिजर्व कर रहे हैं।
तो किस तरह आप देखते हैं कि वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा? इसी से कनेक्टेड सवाल है मेरा, जो आईटी सेक्टर के हवाले से, कि आईटी सेक्टर की आप ग्रोथ किस तरह देखते हैं इस साल? इसी वजह से तो आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा आपका। देखो, इंटरनेट इंटरनेट हमारे मेरा और आपका इंटरनेट नहीं चलता तो हम कितना परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा सबका ही काम इंटरनेट पे है, सिर्फ फ्रीलांसर से नहीं है। बिल्कुल। और आईटी सेक्टर में तो आपकी जो जो जेन्युइन आईटी वाली कंपनी है वो सिस्टम्स हैं, हम्म, और सिमेट्री वो परफॉर्म कर रही है। बाकी आपका एवेंसियन नेटसोल बायबैक की वो खबर के बावजूद परफॉर्म नहीं हम्म। कर पा रहा, ऑक्टोपस नहीं कर पा रहा, टेली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो बाकी जो दो कंपनी से वो परफॉर्म कर रही है, जिसमें सबसे जो आउटस्टैंडिंग है वो तो सिमेट्री रहा। 1 रुपए का अच्छा, शेयर चार सिमेट्री। 4 रुपए में सिमेट्री का लॉन्च हुआ मैंने और 21 रुपए का पहुंच गया, आज 22 रुपए का। अच्छा, आप सिमेट्री का, हमने कितने भी सेशंस किए हैं, आप सिमेट्री को काफी 8-9 रुपए पे, हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लोगों को करवाई और माशाल्लाह बड़े अच्छे पोटेंशियल गेन्स हुए हैं। अभी आई हम्म। थिंक 21 रुपए पे शायद क्लोज हुआ है आज, कुछ आज हाई इसने मारा तकरीबन 21.80-90 का। 21 समथिंग का। तो अच्छा, मतलब एक छोटा पेनी स्टॉक ग्रोथ में नजर आया। लेकिन कहाँ पहुंची। फंडामेंटली इस कंपनी में आपको क्या नजर आता है? मतलब ऐसी क्या सर्विस दे रहा है जो इतना ये ग्रो कर रहा है? मतलब वो मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। दो चार चीजें होती हैं जो हमेशा याद रखनी है आपको। एक तो एक तो देखो, किसी भी कंपनी का फ्री फ्लोट, नंबर ऑफ शेयर्स, ये बड़े मैटर करते हैं। जब आपकी कंपनी की लिस्ट हुई है, उसके 4 करोड़ 4 रुपए की कंपनी, 4 रुपए का रेट है उसका, और शेयर्स ही उसके 11 करोड़ थे फ्री फ्लोट, तो एक तो बड़ी आसान होता है कि कॉर्नर कर ले, मालिक ही कॉर्नर कर लें, कहीं ना कहीं से, साइड से, इधर उधर से। इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है कि चलो यार हमारी कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है, तो ये साइड पे कर लो। फिर इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं भाई वत इंडिविजुअल्स या फंड्स बड़े बड़े, वो देख लेते हैं कि यार अभी ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, मैनेजमेंट भी जो तगड़ी है, एआई में जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने आ रहे हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं उसकी वेबसाइट पे नजर आ रहे हैं, जिस तरह का वो सिस्टम्स, जिस तरह की वो सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें स्टेट बैंक भी है उसका कस्टमर, और पता नहीं बहुत बहुत सारे, पूरी लाइन उन्होंने लिखी हुई है। तो वो नजर आया था कि यार इतनी छोटे, अभी कम, बहुत कम रेट है। सही है, 1 रुपए का जो ब्रेकअप वैल्यू वो बहुत कम है, लेकिन जब वो कॉर्नर हो जाए आपका स्टॉक, तो चलना बहुत आसान होता है, जैसे कि ऑक्टोपस में हुआ। लेकिन ऑक्टोपस और इसके दरमियान में थोड़ा फर्क है। ऑक्टोपस की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, ग्रोथ उस तरह नहीं है। वो 3-4 साल हो गए उसको, लेकिन उस तरह नहीं है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो नजर आ रही है कि ये बता भी रहे हैं, एक्टिव मैनेजमेंट है, फिर उन्होंने सब्सिडरी भी खोली है। तो कोई चीज ऐसी होती है जो एक तो ट्रस्ट ट्रस्ट जो होता है ना, वो बहुत बड़ी हालांकि चीज होती है। हालांकि ऑक्टोपस के भी जो क्लाइंट्स हैं वो लोकल क्लाइंट्स भी बहुत बड़े हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बड़े हैं, तो फिर ग्रोथ ना होने की वजह क्या थी? और वो तो डॉलर्स में अर्न करते हैं रादर देन, अगर सिमेट्री है उसके ऑपोजिट, तो वो तो फिर भी लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करके रुपी रेस कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, हाँ, जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है ना, वो उसको कोई काउंट नहीं करता। मैंने कहा ना, जो सेंटिमेंटल वैल्यू होती है ना, सेंटिमेंट्स की वैल्यू, वो हम्म। कोई नहीं काउंट करता। एवेंसियन ऊपर गया 145, और फिर वापस 40 रुपए हो गया। सेंटिमेंट्स वैल्यू खराब कर दी उसने अपनी, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट तोड़ क्या दिया। वजह बनी, क्या वजह बनी इन्वेस्टर ट्रस्ट टूटने की? जो प्राइस नीचे आएगा और कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होगी, तो इन्वेस्टर ट्रस्ट टूटा ना। इसी तरह सिस्टम्स को देख लो आप। लेकिन लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहा था, और $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, और आज भी सिक्योर कर रहा है, तो नहीं ट्रस्ट नहीं, मैं कैसे ये नहीं कह टूटा? रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज की कंपनी का रेट था 145 रुपए का हाई, सही है, और वो चला गया 145 से सिर्फ 40 रुपए। सही है। तो एक दफा आप अर्निंग वर्निंग को नहीं देखो। अभी जो सही है। इन्वेस्टर है, जिसने, आपने अगर फर्ज करो 100 रुपए में लिया होता, हम्म। इवन तो उसने बोनस वोनस दिए, लेकिन आपको मार्केट से वो पीछे रह गया स्टॉक। बिल्कुल सही है। अब आपस में जब 15 लोग बात करेंगे ना, तो कोई भी उसके बारे में अच्छी राय नहीं पेश करेगा। ये होता है बिल्कुल। सेंटिमेंट्स वैल्यू। क्योंकि उसने लेकिन इन्वेस्टर को कमा के नहीं दिया। कमा के नहीं दिया स्टॉक मार्केट में। दूसरा ऑक्टोपस सेम पर सेम हुआ, पहले 100 रुपए गया, फिर 40 गया, फिर 120 गया, फिर 70 हो गया, सेम प्रॉब्लम। नेट सोल 300 रुपए का आज 170 रुपए घूम रहा है, और कोई पे आउट नहीं है खास, बोनस वगैरह है। सिस्टम्स ने पहले पे आउट किया, फिर 100% बोनस दिया, पहले 800 पे किया। वो वैल्यू कायम रही उसके अंदर, वो खत्म नहीं हुई, उसने नुकसान नहीं दिया। मतलब एक्स डिविडेंड के बाद भी वो खड़ा रहा, 500 रुपये आया, 400 रुपया, उस रेंज में चलता रहा, और इवेंचुअली उसने 650 दिखा दिया। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मौजूद था कि पहले बहुत कमा के दिया हुआ था उसने, और हम्म। उस रेटों पे नहीं आया 100 सवा 100 पे, कि लोगों की जेब से नहीं गया। हाँ अलबत्ता, जो 500 में लेके बैठा हुआ था, शायद उसको वक्ती तौर पर नुकसान हो रहा था, लेकिन इवेंचुअली देखा उसने गेन दे दिया। सिमिट्री ने पहले दिन से गेन दिया, ब्रेकआउट दिया, रुका, एक सेंटिमेंट्स वैल्यू क्रिएट हो गई। सेम लाइक एफएफसी, सेम लाइक आपके माड़ी।
हम्म। जब किसी स्टॉक्स में पब्लिक के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं ना, तो उसकी एक अलग से एक गुड वैल्यू निकलती है, गुडविल वैल्यू, हम्म। गुडविल वैल्यू निकलती है स्टॉक्स के अंदर। उसको नहीं जोड़ पाते लोग, और मैं समझता हूँ सिमेट्री का एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव चीज है उसके अंदर, उसमें यही है अभी तक। इवन दो कि वो उस तरह के उसके अभी नंबर्स नहीं है बुक में हम्म। नजर आते हैं, बिल्कुल। और शायद कभी एक रेट पे जाके वो ठहर भी जाए, वो बड़ा लंबा अरसे साइडवेज में चली जाए, हो सकता है, लेकिन लोगों को एक बहुत बड़ा गेन उसने दे दिया है, और ये मेमोरी में रहेगा। और अभी भी उसमें जगह है, मतलब आज अगर मैं बात करूं, जनवरी में हम बैठे हैं अगेन, ईयर एंड हमने क्लोज करना और दिसंबर कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, तो सिमेट्री के कहाँ तक आपको नजर आता है? क्योंकि आपने कहा सिस्टम्स अच्छा है और सिमेट्री अच्छा है, तो सिमेट्री अभी कंपैरेटिवली चीप है कि खरीद सकते हैं। एयरलिंक का बिजनेस मॉडल दूसरा है, तो एयरलिंक भी इस दौर में शामिल है, लेकिन हम जरा प्योर टेक्नोलॉजी वाली हम्म। कंपनी की बात करते हैं। हम्म। एक तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये 1 रुपए का जो शेयर है इस वक्त, अगर वो 21 रुपए का है, तो एक्चुअली 210 रुपए का है। बिल्कुल ऐसे क्या। तो फंडामेंटल्स वाले जो लोग हैं, जो बहुत गौर से फंडामेंटल देखेंगे, बोलेंगे यार इसकी तो बुक वैल्यू भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो इतना ना लें शायद उसको। लेकिन पब्लिक उसको नहीं देखती 1 रुपए का, वो देखते हैं भाई मार्केट में वो 10 रुपए का है, 12 रुपए का है, तो वो जंप इन करती हैं। और क्योंकि मार्केट उसके को कमा के दे रहा है। हाँ, और क्योंकि शेयर उसके इतने कम है कि थोड़े से भी अगर 5-10 लाख 25 लाख शेयर बाय करने लोग आते हैं, तो ऊपर चला जाता तो है। तो वॉलेटिलिटी बन जाती है। और सेलर कोई नहीं है। और दूसरी सिस्टम्स, और ये कंपनी, इस तरह की जो कंपनीज होती है ना, जो किसी भी सेक्टर से आप रेगुलर देख लो, कि जो कंटिन्यूसली बेस पे प्रॉफिट दे रही होती हैं, उसके अंदर लोग जंप इन करते रहते हैं। ठट्ठा सीमेंट भी सेम एग्जांपल देख लो आप। ठट्ठा सीमेंट भी देखो चले जा रहा है, चले जा रहा है। एयर लिंक भी एक दफा जब चलना शुरू हुआ, जो 100 रुपये क्रॉस किया, उस देखे 100 रुपये तोड़ा ही नहीं उसने। 100, 150, 200, अब शायद 250 की तरफ सफर है। तो कॉन्फिडेंस जो होता है मार्केट के अंदर एक अलग चीज होता है, और पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर एक अलग चीज होता है। मुझे लगता है कि अभी भी स्लोली ग्रेजुअली सिमेट्री अभी भी परफॉर्म करेगा। हो सकता है थोड़ी करेक्शन के बाद साइडवेज जाए, फिर एक नई चाल बनाए। जब मैं एक सेक्टर और एक्चुअली दो सेक्टर आपसे और मैंने समझने, एक तो मैं बैंक्स को समझूंगा, जिसपे हायर टैक्स भी लगाया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था। अब वो टैक्स किस तरह का है, जरा मैं वो समझना चाहूंगा, वो टैक्स का क्या मकसद है, वो किस तरह इफेक्ट करेगा इस सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को। इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, आपको लगता है डिविडेंड यील्ड कितनी मुतासर होगी, ये सब चीजों पे जरा बैंकिंग सेक्टर। और दिसंबर क्लोजिंग भी है, ये मतलब। बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स है वो तो अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है यार, और उसका जो मल्टीपल है वो अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। बैंकों का बिजनेस तो कभी खत्म होता ही नहीं है यार। हम्म। सर्विस चार्जेस में वो लेते हैं, फिर उन्होंने एक्सचेंज कंपनियां खोली हुई हैं, फिर उन्होंने सबने जो है वो कन्वेंशनल बैंक वालों ने भी इस्लामिक बैंकिंग का भी एक खिड़की खोली हुई है, विंडो है। फिर उसके बाद वो लैंडिंग करेंगे अभी, फिर वो पैसा इक्विटी मार्केट में भी लगाते हैं। वो बहुत पैसा है उनके पास इस वक्त। जो स्टॉक मार्केट में सेफ एंड साउंड सेक्टर जो है, वो बैंकिंग सेक्टर है, सिंपली। तो इसमें और इस आप। वक्त वक्ती तौर पे आपको तंग कर सकता है, क्योंकि सुपर टैक्स है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स है, या एडीआर की तरफ से प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम्म। इन्होंने कमा के बैठे हुए हैं पिछले 2-3 साल में, जब पूरा मुल्क जो है वो सन्नाटे में था और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर मजे कर रहा था, तो इतनी कमाइयां जो इन्होंने कर ली हैं, तो कैपिटल भी तो काम आना है ना अभी। तो यानी दिसंबर क्लोजिंग को सामने रखते हुए, अगर अच्छी अच्छी कंपनी जैसे इस्लामिक बैंकिंग में मीजान है, फैसल है, तो हम उसे इस्लाम डब्बे जी, में डाल सकते बिल्कुल बिल्कुल। मिजान हैं। ठीक। नंबर 1 और फैसल बैंक नंबर 2, ऑफ कोर्स। दोनों जो जो है वो टॉप, मतलब हमारी, ये समझ लें कि जो इन्वेस्टर हैं उनको बेफिक्री से ही जमा करते रहना चाहिए, स्लो स्लो ग्रेजुअली। और सर जब लास्ट सेक्टर डिस्कस करूंगा, फिर टेक्निकल्स पे मूव करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, ये भी एक्सपोर्ट करता है, ये भी काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। क्या देखते हैं? यार कुछ इनोवेशन भी तो चाहिए ना स्ट्रगलिंग है? आपको। जो नजर आ रहे हैं निशात मिल, इंटरलूप, इमेज, अभी मुझे लगता है कि इमेज से ही हम शुरू करेंगे, टेक्निकल्स भी। इमेज जो है वो, उसके मैं जब स्टोर्स वगैरह देखता हूँ और उसकी जो कारकर्दगी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार उसके अंदर एक पोटेंशियल है, और वो शायद इनोवेटिव। अब मसला ये होता है कि दुनिया जिस तरह इवॉल्व कर रही है, उसी तरह आपको चलना पड़ता है। फिर निशात मिल है एक, जो बहुत ज्यादा बुक वैल्यू उसकी है। तो बहुत सारी आपके सामने टेक्सटाइल कंपनीज हैं नहीं, इंटरलूप, केटीएमएल, और टावलर्स लिमिटेड, निशात मिल, इमेज, बहुत, ये 8 5 7 हैं जो गिननी चुनी है। आई थिंक विद दैट टेक्सटाइल सेक्टर तो मैं समझा कि अभी नाइस की बात की जाए, उसके अंदर इमेज एक ऐसा है जिसको देखा जा सकता है, तो विद दैट ऑन हम मूव करते हैं इमेज इमेज के पे, टेक्निकल्स पे। इमेज के टेक्निकल्स की बात करते हैं सबसे पहले। और मैं कुछ आज कंपनियां बताता हूँ, क्योंकि और मार्केट का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ आपको। इमेज का ये चार्ट जो है आपके सामने, ये जो इमेज है, इसने यहाँ पर पहला तो इसने सफर 17 रुपए के बाद ब्रेकआउट देके
एक यहाँ तक का सफर किया इसने 22-50 का। अब जो इसने ब्रेकआउट दिया, ये क्लोजिंग दी है, ये 23 से ऊपर दी है। ये हालांकि मंथली कैंडल है, लेकिन फिर भी हम इसको आज हफ्ते वाले दिन देख रहे हैं, तो जुम्मे वाले दिन देख रहे हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट 24 रुपए से ऊपर खड़ी हो जाती है कम प्राइस इसकी, तो ये नए सफर के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 34-35 का बनता है। थोड़े हर्डल्स आएंगे बीच में, जरूरत है 24-25 रुपए ये हर्डल है बीच में, लेकिन ये 35 रुपए के लिए तैयार नजर आ रहा है। 30, 30, 35, 35, क्योंकि जो चैनल टॉप बन रहा है वो 35 बन रहा है। और एग्जेजरेशन आई अगर, तो शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, जो कि 36-37 भी बन सकता है। और इवन इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम पहला टारगेट इसका देखेंगे, अगर 25 क्रॉस करता है तो 35 नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर जो हमारे इंडेक्स का है वो कहाँ जा रहा है। जो आज KC 100 इंडेक्स है उसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर टूट गया तो बड़ा एक परेशानी हो जाती है। ये हमने कंटिन्यू स्ट्रक्चर लेके चले हैं पुराना। इसके अंदर आप देखेंगे ना जोर गौर से, तो ये जो ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, एक ये और एक ये मार्केट का स्ट्रक्चर है पुराना। ये ठीक बॉटम है। मारा था अभी हम जब उसमें थे, लाहौर में भी थे। लाहौर में थे। और इसी बॉटम को हमने सपोर्ट बता के व्हाट्सएप चैनल पे हर जगह बताया था कि करेक्शन पूरी हो गई है। ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है, ये चैनल टॉप लगा, एग्जीक्यूट किया, इसी को तोड़ा, बॉटम बनाया, फिर टॉप मारा, फिर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से इसने नया चैनल क्रिएट कर दिया, जो कि इस लेवल से बनता है, जो करेक्शन हुई थी 1,06,000 की। और वहां से एक टॉप, बॉटम, और अभी टॉप नहीं मारा क्योंकि बीच में इसका जो रेजिस्टेंस है वो पिछला चैनल है। और अब ये इसने फिर आज जो है वो फिर बॉटम मारा है। और अब मंडे को अगर ये एरिया क्रॉस करता है, ये जो रेजिस्टेंस भी है आज की टॉप की और चैनल हम्म। टॉप की भी, तो 1 लाख अगले हफ्ते में 2-2.5 हजार अगर क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये इस सफर को की तरफ जाएगा, जो कि 1,25,000 बनता है, जिसको हमने बार बार अपने व्हाट्सएप चैनल पे जर्नी जी। टुवर्ड्स 1,25,000 के नाम से रखा हुआ भी है। तो हम्म। यहाँ हमें लगता है कि पहला ये बड़ा टॉप हो सकता है, ये नंबर भी बड़ा 1,25,000 होगा। लेकिन क्योंकि खतरात हमेशा होते हैं, कोई सेलिंग प्रेशर, कोई भी ऐसा मार्केट के अंदर किसी भी सेक्टर से रिलेटेड नेगेटिव खबर, कोई भी अनसर्टेनिटी, जो भी हमारे रिस्क होते हैं, वो अगर स्ट्रक्चर टूटता है तो बड़ा मार्केट साइडवेज भी जा सकती है। अगर ये जो आपने ब्लैक चैनल बनाया, जो हमारा पुराना चैनल जिसको आप हम्म। कह रहे हैं, तो हम्म। अगर यहाँ से ये तोड़ता है तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारे पुराने चैनल का ब्रेकआउट हो गया है। यस, लेकिन और ये अब वो नए ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट भी होगा, और दूसरा ब्रेकआउट इसका भी होगा, जो 1,18,000 जो कल कल इसने हाई मारा था जुमेरात वाले दिन। इन दोनों को अगर ब्रेक करता है तो इसको 1,18,700 के ऊपर की अगले 2-3 दिनों में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और अगर वीकली क्लोजिंग भी दे देता है ये, तो ये 1,25,000, 26,000, 27,000 जो भी यहाँ पर टॉप बनेगा उसके लिए जा सकता है। और वो मेरे ख्याल से शायद अगर यहाँ टच करता है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर एक फिर एक छोटा सा करेक्शन का बहाना भी बन सकता है, क्योंकि चैनल टॉप बनेगा। जब भी चैनल टॉप बनाए तो मार्केट नीचे आई है, चाहे पहला बड़ा चैनल हो, चाहे छोटा चैनल हो, चाहे इवन उसी चैनल का टॉप हो। तो हर दफा जब चैनल टॉप पे जाती है तो बॉटम पे आने की कोशिश जरूर करती है। ठीक है। तो सब और कौन कौन सी कंपनीज आपने, एक तो आपने इमेज डिस्कस किया, और जिनमें अपसाइड का पोटेंशियल है विद मिनिमल रिस्क। ऑब्वियसली रिस्क तो एक पार्ट है, लेकिन एक टॉप। मैं देख देख रहा था, सर्ल सर्ल को देख रहा था बड़े दिनों से। इवन दो बड़े यार छोटे टाइम फ्रेम पे या छोटी कॉल्स के सर्ल, अंदर। आपको लगता है सर्ल के, अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो इज इट अ गुड फंडामेंटल कंपनी, सर्ल पाकिस्तान? देखो फंडामेंटल्स जो है ना उनके बड़े बदले हैं जब से ये फार्मा सेक्टर चलना शुरू हुआ है ना। उनके सारी जो अभी क्वार्टर की जो अर्निंग आएंगी ना, वो डिसाइड करेंगी कि फार्मा सेक्टर में पिछली दफा जो ये रैली चली है अभी तक, हम्म। उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अभी इसने जो टॉप मारा था पिछला, अगर हम उसी को टॉप समझ लें कि भाई टॉप मारा है इसने, बस करें ये वाला, तो ये उस टॉप को, टॉप से फिर बॉटम पे आ गया। देखें ये 127, और फिर हम्म। बॉटम पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है, या ये एक ऐसी जगह है 107, 108, 109, यहाँ पर अब बाइंग करते हैं तो वापस आपको पहला टारगेट 130 का मिल सकता है। नीचे स्टॉप लॉस डिफाइन हुआ हुआ है, 99 से बिलो ट्रेड करना शुरू कर दे तो स्टॉप लॉस लगा के निकल जाए। ये एक अच्छा मुझे नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कर सकते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो ग्रेजुअली थोड़ी बाइंग करें, ज्यादा मत करें। एक साथ बाइंग करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा अगर मार्केट अप एंड डाउन हुई थी। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि एक तो पीछे भी रह गया है और प्रॉपर चैनल में काम भी कर रहा है। मतलब जब से ये अपने इस एरिया, क्योंकि पिछला चैनल था, यहाँ से तो चीजें मूव कर गई। एक इसने अपसाइड भी ली, अपने आप को सेट भी कर रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके ये परफॉर्म करेगा एक्चुअली। अच्छा सोहेल साहब, आपने इसको आई थिंक मंथली पे खोला हुआ है, राइट? जी जी, मंथली। मैं और ज्यादातर काम मंथली पे ही करता हूँ। जी, अभी मेरी नीचे नजर पड़ी वॉल्यूम्स पे, तो मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली इसके बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर हम अब ये इसकी देखे ना, पास्ट, अगर बिल्कुल, आप इसको देखेंगे तो ये पीछे कहीं इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है जितना नहीं है, ये पिछले एक साल के अंदर वॉल्यूम पे वॉल्यूम। और पिछले जी, 3 महीने के वॉल्यूम भी देख लें, और ये साल तो अभी बिल्कुल, शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक है। एक इसके अलावा मुझे लगता है कि एक निशात मिल को देखते हैं दोबारा, जिसके हम अभी बात कर ही रहे थे। इमेज की हम्म। हमने बात कर ली, निशात मिल की बात करते हैं। पोटेंशियल है इसका, ये हमने अपने टॉप पिक्स में भी दिया हुआ है। जो वीडियो है ना हमारा साल का, जो बिल्कुल, आज लगेगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी थोड़ा अगर डिप मारता है ये, बल्कि यहाँ डिप मार चुका है इसने, थोड़ा सा रीटेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी अगर डिप मारता है तो 102 109 ये एरिया पूरा बाइंग का हो सकता है। इसका पहला टारगेट 128, और अगर वो क्रॉस कर जाए तो 160 50 तक ये जा सकता है। पोटेंशियल मौजूद है, अर्निंग्स भी अच्छी हैं, पे आउट भी करता है, बुक वैल्यू भी तगड़ी है। तो ये एक स्टॉक है जिसको इस एरिया पे ले सकते हैं। और चाहे अगर स्टॉप लॉस लगाना, तो अगर लगता है कि भाई आपने स्टॉप लॉस लगाना ही है, तो एक, क्योंकि जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था वो 92 93 का एरिया था, अगर वो तोड़ता है तो उसका डेली स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। तो फिर ये वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं। तो टारगेट होना चाहिए पहला 127 का, और दूसरा 157 का, ये हो सकता है। और थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अ, अभी ये 126 का हाई बनाकर आया है और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। इवेंचुअली मुझे लगता है ये 2 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, या अगर आप 3 महीने भी जाते हैं तो अच्छा रिटर्न है, कोई मसला नहीं है। निशात मिल। निशात बिल। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर काम करना चाहिए। आपके सामने ही बना देते हैं, चार्ट नहीं बना हुआ। तो लकी कोर इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा, इसके अंदर पोटेंशियल भी है। और मुझे पर्सनली फील होता है कि इसके अंदर इन्वेस्टर बहुत को फायदा हो सकता है बहुत ज्यादा, अगर उनको डिविडेंड है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा ग्रुप है। और ये हम आज देख रहे थे, क्योंकि हम इसको बना रहे थे ना जब, तो एक नजर आ रहा था कि भाई हाँ, इसके अंदर एक जगह मौजूद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक स्टॉक है। ग्रुप बहुत बड़ा है। अब अगर आप लकी ग्रुप को आप जानते हैं, और जगह बहुत नजर आ रही है, देखें बिल्कुल ये। ठीक है। हाँ, जगह बहुत नजर आ रही है। हमारा मंथली का चार्ट भी बन गया हाथ के हाथ। और ये पहला एक टॉप था इसका, और यहाँ से पहले यहाँ पर बार बार इसने टकरा के वापस भी आ चुका है। ये समझिए, ये रेजिस्टेंस है। ये एरियाज जो है वो रेजिस्टेंस है, इसी चैनल के अंदर रहते हुए ये एरिया आपको तंग कर सकते हैं। अभी जो है तकरीबन चैनल के बॉटम पे मिल रहा है। और ये एरिया बाइंग हो सकता है 1075, 1100 से लेके 1000, जो पूरा एरिया है ये बाइंग हो सकती है। और आपको यहाँ तंग कर सकता है 1200 से लेकर 1300 तक के दरमियान। अल्टीमेट टारगेट जो है वो 1600 और 1700 या 1800 बन सकते हैं, 3 6 महीने या साल की इन्वेस्टमेंट पे। ये एक अच्छा स्टॉक ठीक है। है। इसके अलावा जो एचसीएल। मैंने किया हुआ इमेज मैंने आपको बता दिया। एक है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी जो है। पाकिस्तान रिफाइनरी बड़ा मजबूत है। और और 7 तारीख को मीटिंग भी है ना SIFC की। और रिफाइनरी तो पहले आप देखें, अटक रिफाइनरी चल गया, सिनर्जी डबल हो गया, इसने भी परफॉर्म कर ही लिया है। इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बनी हुई है। ये वही ब्रेकआउट सिचुएशन है जो हमने लोगों को दिलवाया था लाहौर में जब हम थे। यस, ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है 36 50 का। उसके बाद ये देखिए, ये कैंडल लिखे खाली, मतलब 26 से ही चला है। पिछले महीने की परफॉर्मेंस देखें इसकी, 26 से लेकर 44। सीधा गया है। हाँ, और इसीलिए इसके अंदर वॉल्यूम भी तगड़ा लगा हुआ है। और अभी जो इसने अपना रीटेस्ट किया है वो 40 रुपये 56 पैसे का बॉटम, या ब्रेकआउट कर लें, एक और इसने रीटेस्ट किया है ऊपर। आज इसने, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रीटेस्ट भी किया है, और यहाँ इसके अंदर बाइंग प्रेशर जनरेट भी हुआ है। हमने कॉल भी दी है स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर ये पहला दोबारा 44 80 को टच करके ऊपर चला जाता है, तो देन हम इसके अंदर ऊपर के टारगेट दे सकते हैं 52 तक के। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि PSO की सब्सिडरी भी है, और काफ़ी इसके अंदर न्यूज़ रहती भी हैं। अगर कुछ हो जाता है रिफाइनरीज पॉलिसी का, तो ये अपने ऑल टाइम हाईस जो हैं इसके,
ये वहां तक भी जा सकता है, पोटेंशियल है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। तो इस पे नजर रखनी चाहिए। जो लॉन्ग टाइम में इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बिलो 36 बनेगा। ठीक है। और आई थिंक और रिफाइनरी पॉलिसी की कोई ना कोई, रिफाइनरी की कोई ना कोई खबर आती है तो आई एम श्योर कि पॉलिसी की भी कोई ना कोई खबर ड्राइव होगी, तो सेक्टर मूव कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और इस वक्त जो मार्केट में पोटेंशियल है ना, और लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो स्विंग ट्रेडर्स हों, सबके लिए आइटम्स बहुत मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि इन्वेस्टर समझ ले कि मैं इन्वेस्टर हूँ, और ट्रेडर समझ ले कि मैं ट्रेडर हूँ, तो वो मैं तो काम ट्रेडर कर हूँ। सकता है। अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। देखें, ये हीनो है, हीनो पार्क मोटर्स ने बड़ा लंबे अरसे बाद, ये देखें पूरा इसने नीचे से होता 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 अभी प्रॉपर बड़े अरसे बाद इस के चैनल में। वॉल्यूम्स भी तगड़े लग रहे देखें ना आप पिछले महीने का वॉल्यूम हैं। देखें इसका। और बिल्कुल। और इसको कल हमने काम करवाया इसमें, परसों, और कल बिकवाया भी है। तो अच्छा खासा जंप 2 दिन के अंदर मिला। आज इसने हाई मारा है, तो ये एरिया है इसका जो है जमा करने वाला है। अगर नीचे मिलता है तो पूरा इस 500 रुपये से लेकर 450 तक का एरिया अगर मिलता है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको टच कर सकता है 616 और 776 इस तरह के रेट कर सकता है। और इवेंचुअली मुझे लगता है ये टारगेट है 935 तक का, ये अचीव हो सकता है। इसके अंदर कोई इतना मुझे लगता नहीं कि मुश्किल हो। हाँ, अलबत्ता ये कि जो भी काम करें वो इस सोच के साथ कीजिएगा कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, आप इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करके, अगर मार्केटें गिरती हैं, स्टॉक गिरता है, तो नीचे कहीं और दोबारा लेने की गुंजाइश रखेंगे। 20 से 25% नीचे मिलता है तो हमेशा इन्वेस्टमेंट 2-3 फेजेस में करना जरूरी है। और ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस पे डिफाइन हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दूर है। लेकिन आई थिंक ये जो इसका जो बन रहा है वो 400 बन रहा है, 500 पे अभी है। और लंबे टारगेट्स के लिए अगर स्विंग लेनी है लंबी, 900 तक की या इवन 760-70 तक की भी, तो ये याद रखिएगा स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है लेकिन सेफ है। सही हो इनो गया। में पोटेंशियल हीनो में। नजर आ रहा है। जी जी। अच्छा, जो इसी से रिलेटेड मिलर ट्रैक्टर है, मिलर ट्रैक्टर के नंबर्स अच्छे आए हैं ट्रैक्टर सेल्स के, और बहुत शानदार आए हैं बड़े अरसे बाद। और आपको पता है कि मिलर ट्रैक्टर्स को कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। सब्सिडी थ्रू, इसके थ्रू उसके थ्रू। तो हमने तो रेट निकाला हुआ है और इसका। गवर्नमेंट भी ट्रैक्टर की कोई ना कोई पॉलिसी सेल्स की कोई बात करती है तो ये भी बेनिफिशियरी बन जाता है। पहला टारगेट तो हमने निकाला 932 रुपये। और इसमें यहाँ से हमने बाइंग कराई थी 634 से, फिर हमने कल फिर बाइंग कराई है 700 रुपये में, और 750 का टच किया। तो ये आपको अगर डिप पे मिलता है, ये इस सपोर्ट लेवल में मिल सकता है शायद। इस प्रोबेबली सपोर्ट लेवल के पास 680 तक भी, 670 तक मिल सकता है। उससे नीचे भी मिलेगा तो आप ले सकते हैं। इवेंचुअल टारगेट जो है ना, मतलब पहला इनिशियल बड़ा टारगेट 921 है। उसके बाद फिर हम उसको आगे 1100, 1200, 1300 तक देख सकते हैं। लेकिन इसको बड़े प्यार से एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तब भी आप एक्यूमुलेशन में जाएंगे, थोड़ा सा करंट रेट पे भी ले सकते हैं 730-35 पे, फिर नीचे आपको मिले तब भी ले सकते हैं। और ये बड़ी स्विंग के लिए एक बहुत पुराना, और आप समझे कि इन्वेस्टर फ्रेंडली शेयर रहा है। तो इसके अंदर एक जो न्यूज़ चली थी बड़े अरसे से, टैक्स टैक्स का जो टैक्स का समस्या थी। मसला, तो शायद वो वक्ती तौर पे निगलेक्ट हो जाए और सेल्स के थ्रू वो पूरा हो जाए। तो एक इसके अंदर मुझे ये पोटेंशियल नजर आ रहा है मिलेट ट्रैक्टर के अंदर। इन्वेस्टर्स के बिल्कुल लिए बहुत ठीक है। अच्छा है ना, ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली भी रहा है बड़े अरसे से। अच्छा, इसके अलावा फौजी फूड में देख लेता हूँ मैं। फौजी फूड के अंदर अभी मैंने पिछले हफ्ते ही चैनल पे बताया था, पिछले हफ्ते ही 14.5 पे, कि इन्वेस्टर मस्ट बाय। और उस वक्त मैंने टारगेट दिया था 35 रुपए के लिए होल्ड करके बैठ जाएं। तो उसमें से इतनी जल्दी 21 रुपये 20 रुपये आ गया है। इसको हम जरा गौर से देखते हैं। तो पहला जो टारगेट है वो अचीव करने की तरफ है ये, उसका टारगेट है 21-25। अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जो स्विंग ट्रेडर है उसके अंदर ट्रेडिंग करते रहें। जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा लें, अगर कहीं करेक्शन लगा के नीचे आता है तो लें। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे है। 18 का एक और ब्रेकआउट दिया है इसने, तो वहां पर भी ले सकते हैं, करंट रेट भी ले सकते हैं। पहला टारगेट इसका 21 रुपये 30 पैसे है, और एक क्रॉस करता है तो फिर 23, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है, डे ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, रोज चाल दे रहा है, स्विंग के लिए भी अच्छा है। और इन्वेस्टर्स के लिए तो मैंने वैसे ही 35 रुपए के टारगेट दिए हुए हैं 1 साल के लिए। इसके अलावा हम फास्ट केबल देखते हैं, अलहमदुल्ला इतने अरसे से मैं दिला रहा हूँ। इसने दिया था डिविडेंड 1.5 रुपए का, था 2 रुपए का डिविडेंड दिया था, जब से मैं दिला रहा हूँ रोज यार, तो और वापस सोचो चला। जब फास्ट केबल्स का आईपीओ आया था तब आप इसके उसमें नहीं थे कि आईपीओ भरा जाए, लेकिन अब आपको ये अट्रैक्टिव नए लग रहा है। आईपीओ से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, पता नहीं वो मुझे लगता है कि जब उसके फाइनेंशियल सामने आ जाए
तो ज्यादा बेहतर बीएफ होता है। बायोसाइंसेस फिर आपको क्यों अच्छा लगा था? वो भी तो नया आईपीओ था। बीएफ बायोसाइंसेज को डॉक्टर साहब ने बहुत रिकमेंड दिया था, मैं अच्छा उसे नए आईपीओ के साथ नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा अच्छा। पुश किया था कि ये अच्छी कंपनी, क्योंकि वो मेडिसिन से ताल्लुक है उनका। हम्म, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, भाई और मैं उसने जान, रिटर्न भी अच्छा दिया। हाँ, और उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, वो जबरदस्ती लोगों को, फिर उन्होंने 130 में भी लोगों को आके कहा कि भाई ले लो और डब्बे में डाल दो। तो वो बीएफ बायोसाइंस के तो सेहरा जो है पूरा, वो डॉक्टर साहब को जाता है, क्योंकि वो नॉन शरिया था उस वक्त। अब शरिया भी हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने पहले दिन से उसको हमसे प्रमोट भी करवाया। और फिर 130 पे उन्होंने आके फिर भी कहा कि भाई आप यहाँ पर लेके डाल दें। तो एक अच्छा, अभी देखें ये जो इसकी सिचुएशन है ना फास्ट केबल की, एक ब्रेकआउट दे चुका है ये, हमने देखें। मैंने अपडेट नहीं किया हुआ था, सो अपडेट करता हूँ। अब ये नए नए सफर की तरफ इंशाल्लाह गामजन होगा। इन्वेस्टर्स को मैंने दिला दिया था पहले ही, 24 25 26 पे भी मुझे लगता था यार इसके अंदर पोटेंशियल है। और एक अभी तो पहला इसका जो टारगेट नजर आ रहा है, पहला ये 30 रुपए पे तक पहला तो जा रहा है। ये आगे कोई टारगेट के 50 रुपए तक के टारगेट है इसके लॉन्ग में। मैंने दूसरा वीडियो जो बनाना है डार्क हॉर्सेस का, उसमें ये मेरी टॉप पिक है। क्योंकि ये डिविडेंड भी दे रहा है, और दूसरे जो शेयर्स हैं इस सेक्टर में वो कोई खास डिविडेंड वगैरह देते नहीं है। ये इन्वेस्टर फ्रेंडली भी बन जाएगा। अगर 30 रुपये 35 रुपये हो जाएगा तो लोग इसके अंदर ट्रस्ट भी करेंगे, और जो बाइंग जनरेट होगी वो अच्छी होगी। तो ये एक मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस लिहाज से भी एक अच्छा स्टॉक है। और उसको हमें बार बार स्विंग ट्रेडिंग में 2 3 दफा अब इसमें जीत गए हैं, 2 दफा हार गए हैं। अच्छा, एक जो जो स्टॉक है ना, जो मुझे लगता है कि यार इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है, जो साइडवेज हो गया है, वो है पीएसओ। ये लास्ट ये तो स्टॉक है काफी हमारा बड़, आज का। और हाँ। पीसो तो काफी, अभी भी जब हम बात करें तो काफी बढ़ गया है अपने। वही जब हम बात करते थे 150 रुपये पे कोई नहीं लेता था। हाँ, लेकिन मैंने अच्छा। जो इसको अभी रिकमेंड भी किया हुआ है अपनी जो पूरे साल की लिस्ट है उसमें भी। और मुझे लगता है कि इसके अंदर पूरा अभी फिलहाल जो पहला मेरा टारगेट निकल रहा है वो 650 का निकल रहा है। और अभी इस एरिया को ये टेस्ट करता है पूरे एरिया को, जो बनता है 410 से लेकर 455 का। तो 455 के ऊपर खड़ा रहना ब्रेकआउट होगा। पोटेंशियल इसलिए है कि देखो ईवी स्टेशन भी लग रहे हैं, इसको लोग काम करना चाहिए लोग उसमें, ये टेक्निकली भी मजबूत है, फंडामेंटली मजबूत है। तो ठीक है सर साहब, क्लोज करने से पहले लास्ट सवाल आपसे लूंगा एंग्रो के बारे में और दाऊद हरकुलिस, जो दावा बेसिकली हमारी एंग्रो होल्डिंग्स बन गई है, तो ये कंपनी अब आपको क्या नजर आ रही है फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन? किस तरह की देखो दिखती है दाऊद आपको? हरक्यूलिस तो अब शेयर्स आएंगे, वो बिकेंगे और फिर पता चलेगा, लेकिन जब डिप पे मिले तो दाऊद हरक्यूलिस लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि 300 350 400 ये जा सकता है, क्योंकि वही बेनिफिशियरी, उसी तरह के बेनिफिट्स कुछ होंगे टैक्स के जो एफएफसी और एफएफबीएल में हुए हैं। हम्म, और वो मर्जर हो गया, उसकी अर्निंग बढ़ेगी। हम्म, शायद वो थोड़े अरसे बाद शरिया कंप्लाइंट में भी आ जाए एफएफसी, इसी तरह ये भी है शरिया कंप्लाइंट भी है। हमने रिकमेंड भी किया हुआ है लोगों को, लेकिन जरा क्लोजिंग थी उसकी एंग्रो की, आज उसका लास्ट डे था। लाजता। मंडे से दाऊद हरकुलिस जो है वो सिर्फ दाऊद हरकुलिस ट्रेड करेगा। और जो जो 6 तारीख से है वो दाऊद हरकुलिस हरकुलिस का नाम चेंज होके एंग्रो एच हो जाएगा। बिल्कुल, तो एंग्रो उसके एच। उसके बाद जरा कुछ देखेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा ले लें 20 25%, और फिर थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगर वो एंग्रो के शेयर्स बनकर आएंगे, जो तो जिनके पास एंग्रो है, और उनके बाद जब भी आएंगे दाऊद और क्रिस, और इस रेट पे हुआ, तो उनको तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो वो बेचेंगे। ठीक है। तो इसलिए वक्ती तौर पर थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ना करने की बजाय आज अगर किसी को लेना भी है और उसको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो ले ले वो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आए तो ज्यादा बेहतर है, 230 225 तक। ठीक है सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, कंपनीज बताने के लिए। व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई कंपनी समझ नहीं है सुहेल साहब से, मैं टेक्निकल खुलवा लूंगा, सुहेल साहब को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, जो कंपनी आप लोग कहेंगे। बट एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि स्टॉकिफाई जो काम करती है, जो एनालिसिस भी देती है, वो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में देती है। तो अगर आपका कोई सवाल है, तो कोई कंपनी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको सवाल को बिल्कुल लूंगा, लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट होगी तो मेरे लिए भी आसान होगा एज अ होस्ट, सुहेल साहब से उसके टेक्निकल समझना, उसके फंडामेंटल समझना। अंटिल नेक्स्ट, सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तब बहुत ख्याल थैंक यू, रखिएगा। आप लोग बहुत भी शुक्रिया। वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और तब तक के लिए साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।